सुप्रभात मित्रों। आज है 29 जुलाई 2022। तो दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए अभी भी 10 महीने बचे हुए हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे न्यूज़ हैं दोस्तों, सीआरपीएफ राइजिंग डे। सेकंड न्यूज़ है फ्रेंड हमारा, त्रिपुरा MOU साइन विथ NESAC फॉर 21 प्रोजेक्ट्स। यानी त्रिपुरा ने साइन किया है दोस्तों NESAC के द्वारा 21 प्रोजेक्ट के साथ मिलकर। ठीक है फ्रेंड, हम तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज का दोस्तों, जापानीज इंसेफेलिटिस, यानी जो जापानी बुखार है उसके बारे में ना दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फोर्थ टॉपिक होने वाला है MS-60 रोमियो इंडिया, जो इंडिया ने अमेरिका से MS-60 रोमियो को खरीदा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट टॉपिक फिफ्थ टॉपिक होने वाला हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, गुरुवार से यानी 28 तारीख से दोस्तों इसका शुभारंभ हो चला है। ठीक है फ्रेंड, हम इन सभी टॉपिक पर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे एक दूसरे के साथ दोस्तों। ठीक, हम चलते हैं। पहले टॉपिक हमारा है मध्य प्रदेश में CRPF मना रहा है अपना 84वां यानी 84th स्थापना दिवस। ठीक है दोस्तों, यानी CRPF मध्य प्रदेश में CRPF की जो बटालियन है वो मध्य प्रदेश में दोस्तों अपना 84वां यानी 84th स्थापना दिवस मना रहा है दोस्तों। ठीक, CRPF रेजिंग डे के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये 27 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया है दोस्तों। ठीक, आगे पढ़ते हैं दोस्तों। तो जैसा कि मतलब कि हर स्टेट में अपनी मतलब कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अलग प्रकार की क्या होती है, एक अपनी पुलिस होती है, एक अलग से पुलिस होती है राज्य सरकारों के पास। वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरे देश भर में सुरक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए एक पुलिस बल की क्या की गई थी दोस्तों, अरेंजमेंट की गई थी अंग्रेजों के टाइम में। ठीक है, ठीक फ्रेंड, तो ये सेंट्रल लेवल पे वर्क करती है पुलिस फोर्स दोस्तों। ठीक, CRPF जिसका नाम है। ठीक है फ्रेंड, उसी का 84वां स्थापना दिवस मध्य प्रदेश में मनाया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में 27 जुलाई 2022 को दोस्तों 84वां स्थापना दिवस मनाया गया CRPF का। आपको बता दें दोस्तों, तो इसको जो मध्य प्रदेश के नीमच एक जगह है, वहाँ की पावन माटी पर ब्रिटिश काल में CRPF क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में इसका 27 जुलाई 1947 को क्या हुआ था दोस्तों, ये अस्तित्व में आया था। CRPF का जो पहले नाम था दोस्तों, आपको बता दें तो जो पहले नाम था, इसका पहले नाम CRPF का क्राउन प्रतिनिधि पुलिस था। ठीक फ्रेंड, इस CRPF का पहले नाम क्या था दोस्तों, CRP। इसे शॉर्टकट में CRP बोला जाता था, इसे क्राउन प्रतिनिधि पुलिस कहा जाता था। क्राउन प्रतिनिधि पुलिस 27 जुलाई 1947 को अस्तित्व में आया था अंग्रेजों के टाइम में फ्रेंड। आपको बता दें, देश की आज़ादी के बाद गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसकी सेवाओं को कायम रखते हुए इसका नाम बदलकर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया था। तो दोस्तों, जो गृह मंत्री थे हमारे उस टाइम के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की आज़ादी के बाद CRP यानी क्राउन प्रतिनिधि पुलिस से इसका नाम चेंज कर क्या रख दिया दोस्तों, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स रख दिया था। आपको बता दें दोस्तों कि 19 मार्च 1950 को CRPF अधिनियम के लागू होने पर यह पुलिस बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। ठीक है फ्रेंड, यानी जब 1950 यानी 19 मार्च 1950 को CRPF अधिनियम लागू हुआ, तब ये जो फोर्स है दोस्तों, ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया था। इसमें आपको बता दें दोस्तों, तो 230 बटालियन यानी 230 बटालियन विभिन्न अन्य प्रतिष्ठानों के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस जो CRPF है दोस्तों बल भारत के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल में माना जाता है। ये जो अर्धसैनिक बल है यानी CRPF है दोस्तों, ये भारत की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल है। शूरवीरों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का नीमच ब्रिटिश राज के दौरान उत्तर भारत का सैन्य घुड़सवार सैन्य मुख्यालय भी बनाया गया था। यानी यहाँ पर शूरवीरों की भूमि के नाम से नीमच, मध्य प्रदेश का एक नीमच जगह है दोस्तों, उसे शूरवीरों की धरती के नाम से जाना जाता है। उस टाइम इसे घुड़सवारी सेना का मुख्यालय के रूप में बनाया गया था अंग्रेजों के टाइम में से। ठीक है फ्रेंड, यानी जो घुड़सवारी सेना का हेडक्वार्टर था वो नीमच में था अंग्रेजों के टाइम में। भारत की आज़ादी के लिए सन 1857 से पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश पुलिस को परास्त कर इस सैन्य छावनी पर कब्जा कर लिया था। जो नीमच सैन्य छावनी थी दोस्तों, 1857 की जो पहली स्वतंत्रता संग्राम क्रांति थी दोस्तों, उस टाइम क्रांतिकारियों ने इस पर कब्जा कर लिया था। आपको बता दें दोस्तों, फिर उसके बाद ब्रिटिश सरकार मतलब कि ब्रिटिश सेना फिर से हमला कर देती है उस छावनी पर दोस्तों, और वहां पर ढेर सारे क्रांतिकारी शहीद हो जाते हैं, और उस पर फिर ब्रिटिश शासन कब्जा कर लेती है। ब्रिटिश सेना उस छावनी पर पर्टिकुलर कब्जा कर लेती है फ्रेंड। आगे चलते हैं, आपको बताते चलिए जो नीमच है, नीमच का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, अगर हम बता दें तो नीमच का फुल फॉर्म है नॉर्थ इंडिया मिलिट्री एंड क्लेवरी हेडक्वार्टर्स। ठीक है दोस्तों, जो नीमच का फुल फॉर्म है दोस्तों नॉर्थ इंडिया मिलिट्री एंड क्लेवरी हेडक्वार्टर्स, आज उसको नीमच नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने इसके नाम में आज तक कोई परिवर्तन, इस छावनी के नाम में आज तक कोई परिवर्तन नहीं किया है। जो नाम था वही नाम आज भी है। ठीक है फ्रेंड, ये नीमच इसका नाम इसलिए पड़ा था, ये अंग्रेज उसे क्या कहते थे, नॉर्थ इंडिया मिलिट्री एंड क्लेवरी हेडक्वार्टर्स बोलते थे। नीमच का फुल फॉर्म आपको याद रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करें CRPF के लिए तो ये किसी तीर्थ धाम से कम नहीं है। ये जो नीमच वाला जगह है दोस्तों, नीमच जो जगह है ये CRPF की यहीं पर पहली बार स्थापना एस्टेब्लिश हुई थी।
सीआरपी के नाम पर, ठीक है फ्रेंड। जैसा कि मैंने बताया अंग्रेजों ने किया था 1939 में। फिर उसको गृह मंत्री जो थे, हमारे फर्स्ट गृह मंत्री जो थे, होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रख दिया था, ठीक है फ्रेंड। फिर उसका भी 1950 में अधिनियम आया था सीआरपीएफ का दोस्तों, उसके बाद उसका नाम चेंज हुआ था दोस्तों, उसके फिर से नाम चेंज हुआ था, ठीक। हम आपको बताते चले जो नीमच है, ये नीमच अंग्रेजों के द्वारा नाम दिया गया था, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ इंडिया मिलिट्री एंड क्लेवरी हेडक्वार्टर्स। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। तो खास बात यह है कि दोस्तों जो स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी सरकार ने इसके नाम में भी कोई परिवर्तन, आज तक नीमच जो जगह है इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया है, ठीक है। ये सीआरपीएफ के जवानों के लिए एक विशेष महत्व रखता है, ये जगह मतलब सीआरपीएफ के जो जवान है उनके लिए विशेष महत्व रखता है, उनके मोटिवेशन का काम करता है, उन शूरवीरों का याद दिलाता है जो 1857 की क्रांति में शहीद हुए थे, ठीक है फ्रेंड। आपको बताते चले मतलब कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों का ये घुड़सवारों के लिए छावनी थी, ठीक है, हेडक्वार्टर था एक तरह से। घुड़सवारी जो सेना थी उसके लिए नीमच जगह जो है वो हेडक्वार्टर था, ठीक। यहीं पर सीआरपीएफ का क्या किया गया था, एस्टेब्लिशमेंट किया गया था फ्रेंड, नीमच जगह पर। अब हम आपको बताते चले कि जो सीआरपीएफ की भूमिका है दोस्तों, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि सीआरपीएफ जो है दोस्तों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एक विशाल पेड़ की तरह देश के हर कोने में फैल गया है, ठीक है दोस्तों। यानी इसकी जो शाखाएं हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है दोस्तों, ये एक पेड़ की जैसे शाखाएं नहीं फैल जाती, वैसे पूरे भारत में ये फैला हुआ है फ्रेंड। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह ये तरफ से इसको मतलब कि कार्यरत होती है ये सेनाएं, ठीक है फ्रेंड, कार्य करती है। आपको बताते चले जो सीआरपीएफ है दोस्तों, ये दंगे हो गए या आतंकी गतिविधियां हो गई या आपदाएं हो गए, उनको शीघ्रता से निपटने के लिए ये सैन्य संगठन सिपाहियों को ये जो पर्टिकुलर इसमें सीआरपीएफ में सिपाही होते हैं, इनको बुलाया जाता है। जब आतंकी हमला होता है दोस्तों या फिर कोई दंगे या आपदाएं आती हैं, तो सीआरपीएफ के जवानों को इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, निपटाने के लिए बुलाया जाता है। साथ ही इन्हीं जवानों के खास हस्तियों की सुरक्षा में भी तैनात किया जाता है। यानी जो खास हस्तियां होती हैं, मतलब कि जो स्पेशल लोग, वीआईपी लोग होते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए भी इनको मतलब कि दोस्तों सीआरपीएफ को मतलब कि रखा जाता है, ठीक। आपको बताते चले किसी भी आवश्यकता की स्थिति में ये जवान भारत के किसी भी कोने में कम से कम में अपनी सेवाएं देने पहुंच जाते हैं। आपको बताते चले दोस्तों कि यानी कम से कम टाइम में, समय में ये दोस्तों कहीं भी अगर देश के किसी भी कोने में प्रॉब्लम होती है तो ये वहाँ पर सेवाएं देने पहुंच जाते हैं, ठीक है। चुनावों के टाइम में उग्रवाद का निपटारा करने में, ठीक है दोस्तों, आतंकियों की गिरफ्तार और उनको ढेर करने में, पर्यावरण के हनन को रोकने के लिए, या फिर कोई डिजास्टर आ जाता है उसमें दोस्तों प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, ठीक, हवाई अड्डों या सरकारी भवनों पर, पावर हाउस, दूरदर्शन, मतलब कहीं भी, हर जगह, और मुख्यमंत्रियों के आवासों पर ये सब अपनी सेवाएं देते हैं सीआरपीएफ के जवान, ठीक है दोस्तों। सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी सशस्त्र सुरक्षा बल के कंधों पर होती है, यानी सीआरपीएफ के ऊपर ही इन सभी जो मैंने आपको नाम में बताया दोस्तों, इन सबके प्रोटेक्शन के लिए सीआरपीएफ के जवानों को ही रखा जाता है। हम आगे बात करते हैं दोस्तों, जो नीमच शहर है, तो नीमच शहर ये मैंने जैसे आपको बताया दोस्तों कि ये किसी तीर्थ से कम नहीं है सीआरपीएफ के जवानों के लिए, ठीक है। जो भी सीआरपीएफ में भर्ती जवान होता है दोस्तों, वो एक बार जरूर नीमच, साल भर में या जब तक वो ड्यूटी पर रहता है दोस्तों, हर साल वो नीमच जरूर जाता है, ठीक है दोस्तों। एक तरह से वहाँ पर अभूतपूर्व पराक्रम और बलिदान को मजबूत नींव भी है। कहने का मतलब जो हमारे क्रांतिकारी शहीद लोग थे, वहाँ से मतलब उनके शहीद स्थलों को देखकर दोस्तों, वहाँ से मोटिवेशन और मतलब कि एक तरह से मजबूत नींव मतलब वहाँ पर मिलती है जवानों को, ठीक है दोस्तों। एक मोटिवेशन मिलता है वहाँ पर जाने पर, एक तीर्थ, ये इसीलिए इसे तीर्थ से कम नहीं आंका गया है, ठीक है दोस्तों, सीआरपीएफ के लिए, ठीक। आगे चलते हैं फ्रेंड, तो सीआरपीएफ के बारे में जान लेते हैं। सीआरपीएफ को दोस्तों केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स भी के नाम से भी जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म यही है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है फ्रेंड। आपको बताते चले ये सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से सबसे बड़ा है, यानी अर्धसैनिक बलों में ये सबसे बड़ा है, ठीक है फ्रेंड। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत ये काम करता है, यानी भारत सरकार की जो गृह मंत्रालय है इसके तहत सीआरपीएफ दोस्तों काम करता है। सीआरपीएफ की प्राथमिक भूमिका पुलिस कार्रवाई में राज्य संघ शासित प्रदेशों की सहायता, कानून व्यवस्था और आतंकवाद विरोध में निहित है। यानी आतंकवादी जैसे प्रॉब्लम या कोई हेल्प करनी हो, आपदा डिजास्टर में, या कानून व्यवस्था को सही बनाने के लिए सीआरपीएफ का यूज़ किया जाता है। इसका नाम जो था दोस्तों क्राउन प्रतिनिधि पुलिस था स्टार्टिंग में, और 27 जुलाई 1939 को अस्तित्व में आया था, या जैसा कि मैंने आपको बताया वही बातें हैं। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, तो इसकी स्थापना, अगर हम इसका प्रचलित नाम देखें तो दोस्तों सीआरपीएफ है, लघु नाम भी सीआरपीएफ है, ठीक है फ्रेंड। और इसका ध्वज जो है आप देख सकते हैं दोस्तों, ये फ्लैग है पर्टिकुलर सीआरपीएफ का, ठीक, ये लोगो है वहाँ का सीआरपीएफ का, सॉरी दोस्तों, सीआरपीएफ का, ठीक। अब स्थापना की बात करें तो 27 जुलाई
1939 इसकी स्थापना एस्टेब्लिशमेंट की गई थी दोस्तों। अब वैधानिक व्यक्तित्व की बात करें तो ये गैर सरकारी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, ठीक है। अब इसके अधिकार क्षेत्रों की बात करें तो संघीय संस्था इसकी आईएन है और शासी निकाय इसका गृह मंत्रालय है। गठन घटक की बात करें तो 1949 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम के तहत किया गया था। सामान्य प्रकृति की बात करें तो फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट यानी नागरिक संस्था, ठीक है। मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। मंत्री रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अमित शाह इस टाइम है और केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक। और संस्था कार्यपालक की बात करें तो कुलदीप सिंह आईपीएस महानिदेशक सीआरपीएफ, ठीक है फ्रेंड। यानी जो कुलदीप सिंह आईपीएस हैं वो महानिदेशक है सीआरपीएफ के फ्रेंड। और मातृ संस्था की बात करें तो केंद्रीय सैन्य पुलिस बल। और चाइल्ड एजेंसी की बात करें तो कोबरा, चाइल्ड एजेंसी की बात करें तो इसकी कोबरा है फ्रेंड। और सेक्टर की बात करें तो सेक्टर की बात करें तो 10, ठीक है। कितने सेक्टर? 10 सेक्टर। नेक्स्ट हमारा न्यूज है दोस्तों, त्रिपुरा सरकार ने 21 परियोजनाओं के लिए एनईएसएसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है फ्रेंड। तो त्रिपुरा जो सरकार है वो 21 परियोजना के लिए एनईएसएसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है फ्रेंड। हम आगे देख लेते हैं। तो जो त्रिपुरा सरकार ने आपदा प्रबंधन और समाधान मानचित्र सहित 21 परियोजनाओं के लिए पूर्वोत्तर और अंतरिक्ष, ये जो एनईएसएसी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, यानी एनईएसएसी इसका फुल फॉर्म है हिंदी में, ठीक है फ्रेंड। और शिलांग के साथ इसका समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, ठीक है। जो एनईएसएसी है इसका शिलांग यानी त्रिपुरा का जो शिलांग अनुप्रयोग केंद्र है दोस्तों, इसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। आपको बताते चले जो एनईएसएसी के निदेशक एसपी अग्रवाल और त्रिपुरा के विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण सचिव प्रदीप कुमार चक्रवर्ती, जो त्रिपुरा के विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण सचिव हैं प्रदीप कुमार चक्रवर्ती ने सोमवार को समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यानी एनईएसएसी के जो निदेशक हैं एसपी अग्रवाल और त्रिपुरा के विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण सचिव प्रदीप कुमार चक्रवर्ती ने सोमवार को इस समझौते ज्ञापन पर दोस्तों दोनों ने मिलकर हस्ताक्षर किया है। आपको बताते चले मिस्टर चक्रवर्ती ने कहा कि 21 जो ये परियोजनाओं में से जो 21 परियोजनाएं हैं उसमें से 20 को मंजूरी दे दी गई है। 20 में दोस्तों क्या क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कृषि के बारे में, बागवानी, वन, भूमि राजस्व और आपदा प्रबंधन के संसाधन का मानचित्रण का इसमें शामिल किया गया है। इन सब पर मतलब हस्ताक्षर मिल चुके हैं दोस्तों। ये जो 20 लिस्टेड हैं, 21 में से 20 को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि संसाधन मानचित्रण उचित योजना और समन्वय तैयार करने के लिए कुंजी और एक विशेष खंड के संसाधन मानचित्रण के बाद संबंधित विभाग को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि इससे जो संबंधित विभाग होंगे इससे उनको लाभ होगा, फायदा मिलेगा। उन्होंने आगे भी कहा कि हम वनवासी अधिकार अधिनियम के तहत आवंटित पट्टभूमि को संसाधन मानचित्रण तैयार करने की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने बताया कि जो आवंटित पट्टभूमि है उसके संसाधन मानचित्रण को तैयार करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, ठीक है फ्रेंड। कोई भी परियोजना चाहे किसी या बागवानी या कोई अन्य परियोजना के हाथ में लेना फायदेमंद रहेगा। यानी उन्होंने ये भी बताया कि जो भी परियोजनाएं हैं उससे बागवानी या फिर अन्य परियोजनाओं को हाथ में लेने में फायदेमंद होगा, लाभदायक होगा। भूमि की उपलब्धता उसकी वर्तमान स्थिति के आधार पर योजना बनाई जा सकती है। चक्रवर्ती ने आगे ये भी कहा कि चूंकि त्रिपुरा आपदा प्रवण है, यानी त्रिपुरा में ज्यादातर डिजास्टर आते रहते हैं दोस्तों, इसलिए राज्य में एनईएसएसी के सहयोग से भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन की पूर्व चेतावनी विकसित की जाएगी। उन्होंने बताया कि जो डिजास्टर आते रहते हैं यानी त्रिपुरा में अचानक आते रहते हैं, तो एनईएसएसी के सहयोग से भूकंप आए चाहे बाढ़ आए उसके बारे में चेतावनी विकसित यानी डेवलप की जा रही है। मतलब जो नोटिफिकेशन है या फिर जो भी करंट की बातें होंगी, लेटेस्ट बातें होंगी, इस संस्था से जुड़ने के साथ हमें तुरंत मिलती जाएंगी और हमें इससे फायदा भी होगा और हम इसे मतलब कि संभालने में, मैनेज करने में सफल भी होंगे। डिजास्टर को मैनेज करने में, इसके मैनेजमेंट में सफल भी होंगे इस संस्था से पर्टिकुलर जुड़ने से और ये 21 परियोजना पर हस्ताक्षर करने के बाद। ठीक, आगे बता दें दोस्तों, किसी भी आपदा को कम करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली महत्वपूर्ण होती है। हम आपको बताते चले दोस्तों कि अगर डिजास्टर आने वाला है उससे पहले जो चेतावनी दी जाती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है दोस्तों, जिसके कारण वहाँ पर पर्टिकुलर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्थान है वहाँ पर भूकंप आने वाला है, तो ये जो संस्थाएं होती हैं लगी होती हैं इसकी जांच प्रणाली के बारे में जानकारियां देती रहती हैं कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होने वाले हैं, तो वहाँ से उस क्षेत्र को खाली भी किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने बताया कि यानी प्रॉब्लम आने से पहले वहाँ से उसकी चेतावनी को, जो चेतावनी प्रणाली होती है उसको जानना और समझना इसके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्तों, और हम जितना भी हो सकेगा डिजास्टर से बच पाएंगे। ठीक है, साथ मिलकर उन्होंने काम करने के लिए आपदा से होने वाले उसके पूर्वानुमान को लगा सकेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि जब हम एनईएसएसी से जुड़ेंगे तो हम पूर्वानुमान यानी जो भी डिजास्टर आ रहे हैं उसका पूर्वानुमान लगा लेंगे और उससे हम बचने के उपाय को ढूंढ सकेंगे। ठीक है, आगे बातें करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 21 परियोजनाओं में से 20 परियोजनाओं को वो मिल गई है दोस्तों, वही बातें हैं। हम बात कर लें आगे, तो 21 परियोजनाओं को लागू करने के लिए वित्तीय मदद करेंगे, यानी एनईसी जो है दोस्तों वो मतलब 21 परियोजनाओं को मतलब कि लागू करने के लिए वो वित्तीय मदद भी देगी। आपको बता दें आपदा प्रबंधन के लिए संसाधन मानचित्रण के रूप में 430 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। कितने रुपए की राशि दोस्तों? 430 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कितने रुपए की 4.30 करोड़ यार,
माफ़ करना 4.30 करोड़ रुपए की राशि मतलब स्वीकृत की गई है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। तो हम बात कर लेते हैं NESEC के बारे में, यानी NEASAC के बारे में बात कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ठीक है दोस्तों, तो ये मतलब ज्वाइंट हुआ था दोस्तों DOC और NEC के थ्रू सितंबर 2000 में। ठीक है, इस शिलोंग में मेघालय इंडिया। ठीक है, यहाँ पर आपको बताते चले दोस्तों कि जो उत्तरी पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र NESEC है, अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार तथा उत्तर पूर्वी परिषद यूपुपू के संयुक्त पहल के रूप में स्थापित किया गया था। 5 सितंबर 2000 को इसे एस्टेब्लिश किया गया था NESEC को। ठीक है दोस्तों, ठीक, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को 5 सितंबर 2000 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो केंद्र के उन्नत प्रौद्योगिकी सहायता और प्रदान करके क्षेत्र में विकासात्मक प्रक्रिया को बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, इसके लिए इसका मतलब वो किया गया था दोस्तों, बनाया गया था ये पर्टिकुलर संस्था। आपको टाइप बता दें तो ये स्पेस एजेंसी टाइप का है दोस्तों। और हेडक्वार्टर की बात इसकी करें तो उमियाम मेघालय। ठीक है फ्रेंड, मोटो की बात करें तो स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ह्यूमन काइंड। ठीक है, इसका वो है मोटो है। और एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो डॉक्टर SP अग्रवाल इसके डायरेक्टर हैं। तो वेबसाइट की बात कर ले दोस्तों तो www.nesac.government.in। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा हमारा न्यूज़ है दोस्तों, थर्ड न्यूज़ है दोस्तों, असम में बढ़ता ही जा रहा है जापानी इंसेफ्लाइटिस। ठीक है दोस्तों, यानी जापानी बुखार जो है असम में बढ़ता जा रहा है, जिससे 3 लोगों की हाल ही में क्या हो गई दोस्तों, मौत हो गई है। तो ये न्यूज़ देखते हैं दोस्तों आगे क्या है। तो असम में जापानी जो इंसेफ्लाइटिस से 3 और लोगों की मौत हुई है दोस्तों। इससे पहले हम बता दें तो इससे पहले मरने वालों की संख्या कितनी थी, 44 थी दोस्तों। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन असम के बयान के 8 नए मामले के मिलने के बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 274, यानी जो इस टाइम मरीजों की संख्या है दोस्तों 274 हो गई है और 44 लोग इससे मर चुके हैं। अभी फिलहाल में 3 लोग और मरे हैं। ये रिपोर्ट राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन असम के द्वारा बयान में बताया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बातें करें तो जो असम के नंगावा गांव है, नंगावा, इस गांव से 3 लोग मरे हैं दोस्तों और चिरांग से 1 की मौत हुई है। ठीक, और तिनसुकिया और चिरांग से 2 लोगों की, और जोरहाट और कामरूप से 1-1 लोगों की डेथ हुई है। बता दें दोस्तों कि राज्य में बीते 14 मामले सामने आए, बीते कुछ दिनों में 14 मामले सामने आए। 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है दोस्तों। और ये जो एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम और जापानी इंसेफ्लाइटिस से निपटने के लिए सभी जिला प्रशासन ने रैपिड रिस्पांस टीमों का गठन भी किया है। यानी ये जो जापानी फीवर है दोस्तों, इससे बचने के लिए दोस्तों जो जिला प्रशासन है रैपिड रिस्पांस टीमों का गठन किया है। ठीक है फ्रेंड, आगे बात करें तो दोस्तों, तो जो जापानी बुखार, इसी को जापानी बुखार भी कहते हैं हम लोग जनरल भाषा में, जो हमारी लैंग्वेज में हिंदी है उसमें जापानी बुखार भी कहते हैं। जापानी इंसेफ्लाइटिस को दोस्तों JE जिसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, तो इसको जापानी बुखार भी कहा जाता है। ये मच्छर के काटने से फैलता है। आपको बता दें मच्छर फ्लेवी वायरस संक्रमित होते हैं, यानी ये मच्छर फ्लेवी वायरस से संक्रमित होते हैं। ठीक है फ्रेंड, इस बीमारी में मस्तिष्क के आपस की झिल्लियां प्रभावित होती है। जो मस्तिष्क में झिल्लियां होती हैं वो आसपास की झिल्लियां प्रभावित होती हैं। ठीक है फ्रेंड, जो मस्तिष्क के आसपास की झिल्लियां होती हैं वो इफेक्टिव होती हैं, मतलब कि वहां पर इफेक्टिव डैमेज करते हैं। जापानी इंसेफ्लाइटिस जो वायरस है दोस्तों, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का एक प्रमुख कारण भी है। ठीक, यह संक्रमक बुखार नहीं है, ये कोई एक संक्रमक बुखार नहीं है, जैसे टचेबल नहीं है कि किसी को छू लिए तो हो जाएगा, ये ऐसी बुखार नहीं है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलता, ये भी जान लीजिए। ये जो बुखार है दोस्तों, जापानी इंसेफ्लाइटिस जो बुखार है दोस्तों, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंचता। जापानी बुखार से पीड़ित व्यक्ति का लक्षण जो है 5 से 15 दिन में के बाद दिखाई देने लगता है। 5 से 15 दिन के बाद में ये दिखाई देने लगता है। ठीक है, 5 से 15 दिन के बाद में ये दिखाई देने लगता है। आपको बातें करें दोस्तों तो जापानी इन्फ्लुएंजाइटिस की जो उपचार है, यानी जापानी बुखार की जो उपचार है उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो उपचार के लिए आपको बताते चलें तो ये एक तरह का वायरल संक्रमण है। ठीक, जो मस्तिष्क के आसपास की झिल्लियों को इफेक्ट करता है और वहाँ पर सूजन ला देता है। ठीक, ये मच्छर काटने से भी होता है। एशिया और पश्चिम प्रशांत में ये ऐसा बीमारी, ये फीवर पाया जाता है। ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में इस बीमारी से पीड़ित होने की अधिक संभावनाएं होती हैं दोस्तों। और 250 संक्रमण में से केवल 1 से ही जो ये जापानी बुखार है इसका निदान किया जा सकता है, जबकि ज़्यादातर मामले बहुत ही हल्के होते हैं। मैक्सिमम जो मामले केसेस होते हैं इसके दोस्तों वो बहुत ही हल्के होते हैं। ठीक, आगे बात करें तो दोस्तों इसके इलाज के बारे में, तो इसके इलाज के बारे में बात करें तो यह टीकाकरण, मतलब इसके लिए टीकाकरण भी बना है जो 90% तक इफेक्टिव भी है। और ये 28 दिनों तक के, आपको बताते चले, ये 28 दिनों यानी 28 डेज के इसका टीकाकरण होता है। इसमें 2 खुराकें हैं, 2 बार टीकाकरण करना पड़ता है। ठीक है, 2 खुराक करना पड़ता है फ्रेंड, 2 बार लेना पड़ता है। और ये 90% तक क्या करता है, 90% तक ये टीकाकरण 90% तक आपको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक फ्रेंड, अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो अगर आपको सर दर्द होता है, अचानक दर्द, मतलब कि आप बेहोश हो जाते हो, आपको मतलब हड़बड़ाहट दिमाग में लगता है, उलझन लगने लगता है, तो आप जरूर इसके लिए आप डॉक्टर से परामर्श जरूर लें दोस्तों। ठीक है फ्रेंड,
आपको बताते चले तो दोस्तों इलाज की जो पात्रता है वो उच्च बुखार, उल्टी, दौरा, विचलन, ये सब चीज़ें। अगर आपको अचानक सिर दर्द करने लगना, ये इसके क्या है दोस्तों, अगर ऐसा किसी को होता है, मतलब कि ऐसी चीज़ें आने लगती हैं, तभी आप इस चीज़ का इलाज कराएं, नहीं तो ऐसी नहीं आती तो ऐसे ना ही डॉक्टर का परामर्श लेने जाए। अगर आपको अचानक सिर दर्द होने लगता है, ज़्यादा बुखार हो जाता है, उल्टी होने लगती है दोस्तों, तो तभी आप, मतलब कि उल्टी होने लगती है, तभी आप दोस्तों इस सब के लिए डॉक्टर से परामर्श लें। और उपचार के लिए कौन पात्र नहीं है दोस्तों, तो बता दूं, जो इन सब चीज़ों से, जैसे अचानक सिर दर्द से जो नहीं गुजर रहा है, और जो मतलब कि उसको किसी और बीमारी की वजह से हुआ है, या फिर ज़्यादा बुखार नहीं है दोस्तों, तो बुखार ज़्यादा नहीं, फीवर ज़्यादा नहीं है, तो वो दोस्तों इन सब चीज़ों से क्या हो सकता है, नहीं है, तो वो इस उपचार के लिए नहीं पात्र है। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों इसका जो दुष्प्रभाव है, तो दुष्प्रभाव दोस्तों जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनके भ्रूण को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, और इसके लिए जो टीके, इंजेक्शन क्षेत्र में आपको बात करें तो जो टीके होते हैं बहुत ही हल्के होते हैं। ठीक है, ठीक है, और अस्थायी लाली लाली का कारण बन सकती है। ठीक, आगे बात करें तो उपचार के बाद दिशा निर्देश क्या है, तो उपचार के बाद जो मरीज होगा दोस्तों उसको कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट देना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, यानी जो मरीज होगा, पेशेंट होगा, उसको बेड रेस्ट देना बहुत जरूरी है। ठीक है फ्रेंड, बेड रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। ठीक होने में कितना समय लगता है, तो बता दूँ दोस्तों, ठीक होने में इसको कुछ सप्ताह लग जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, तो भारत में इसका इलाज तो 700 रुपये से लेकर 1500 रुपये के बीच में है। 700 रुपये से लेकर 1500 रुपये के बीच में है दोस्तों। ठीक, 700 रुपये से 1500, 1300, 1500 एवरेज मान लीजिए, तो 1000 रुपीज़ के आसपास खर्चा आता है। उपचार का परिणाम जो है वो दोस्तों स्थायी है, अधिकतर जगह पर स्थायी है। उपचार के विकल्प भी हैं दोस्तों, तो इसके लिए आप बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं, तो आपको पूरे कवर, मतलब कि जहाँ पर अधिक मच्छर लगते हैं, जिस पर्टिकुलर रीजन में मच्छर यानी मॉस्किटो ज़्यादा हो दोस्तों, मोर देन मॉस्किटो हो, तो वहाँ पर आपको पूरे फुल कपड़े पहनने होंगे, यानी पूरे बॉडी को ढके हुए कपड़े, आपको फुल कपड़े पहनने होंगे, यूजेस करने होंगे। ठीक, बात करें इसके जुकाम के जो लक्षण है दोस्तों, तो इस जापानी बुखार के जो लक्षण है, तो तेज बुखार आता है, गर्दन में अकड़न होती है, सिर दर्द होता है दोस्तों, बुखार आने पर घबराहट होती है, ठंड के साथ कभी भी आती है, कभी कभी मरीज को कोमा में भी चला जाता है। ठीक, ये इसके लक्षण है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बात करें दोस्तों, नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है MS-60 रोमियो इंडिया भारत पहुंचा है। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ठीक, तो जैसा कि भारत ने MS-60 रोमियो को अमेरिका से खरीदा है फ्रेंड, न्यू। ठीक, इसे बुधवार के दिन ही ये, मतलब कि भारत पहुंचा है। आपको बता दें तो भारत की ये जो डील हुई थी अमेरिका से, वो 24 हेलीकॉप्टर खरीदा है। भारत ने कितने हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, तो 24 हेलीकॉप्टर, और कितने रुपए में खरीदे हैं, तो दोस्तों बता दूं 2.6 अरब डॉलर रुपए में, 2.6 अरब डॉलर रुपए में, और 24 हेलीकॉप्टर खरीदे हैं। और किस कंपनी से खरीदे हैं दोस्तों, तो कंपनी का नाम है लॉकहीड मार्टिन। लॉकहीड मार्टिन कंपनी से दोस्तों भारत ने MS-60 रोमियो खरीदा है। ठीक है फ्रेंड, और 24 MS-60 रोमियो को खरीदा है दोस्तों 2.6 अरब डॉलर रुपीज़ में। बताते चले तो ये MH का मतलब है मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। ठीक है फ्रेंड, MH का मतलब होता है मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। तो इसका फुल फॉर्म MS-60 रोमियो का फुल फॉर्म दोस्तों, तो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर 60 रोमियो है, जो कि लॉकहीड मार्टिन कंपनी की ये हेलीकॉप्टर है दोस्तों, अमेरिका में ये कंपनी है। ठीक, तो भारत ने इसे 24 हेलीकॉप्टर खरीदे हैं 2.6 अरब डॉलर रुपये में। आगे बात करते हैं फ्रेंड, तो आगे जो इसके न्यूज़ में है, तो दोस्तों इसके बात करते हैं, तो भारतीय नौसेना KC किंग हेलीकॉप्टर की जगह ये MS-60 लेगा। जो KC किंग है, भारतीय नौसेना का जो KC किंग है, वो पुराने हो गए थे। ठीक है फ्रेंड, हम बताते चले, ये जो KC किंग्स है दोस्तों, वो पुराने हो चले थे। ब्रिटेन से इवन हम लोगों ने जो KC किंग है ब्रिटेन से कर दिए थे, तो ये पुराने हो चले थे, तो उसकी जगह पर MS-60 को अमेरिका से लाया गया है। ठीक है फ्रेंड, हम नेक्स्ट बात करते चलें, तो दोस्तों जो MS-60 की, एक MS-60 की जो कीमत है दोस्तों, वो 28 मिलियन डॉलर रुपीज़ है। यानी जो एक MS-60 है वो 28 मिलियन डॉलर रुपीज़ का है। ठीक फ्रेंड, उसकी कीमत है। आपको बताते चले, ये जो हेलीकॉप्टर है, ये फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, क्रूजर, एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किए जा सकते हैं। यानी ये जो हेलीकॉप्टर है, फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, क्रूजर या एयरक्राफ्ट से भी ऑपरेट किया जा सकता है फ्रेंड। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, तो समुद्र में उड़ना फ्रिगेट है, यानी समुद्र में उड़ना फ्रिगेट है MH-60 हेलीकॉप्टर। आपको बताते चले दोस्तों, ये टॉपिक है इसका, तो हम बताते चले, तो इस हेलीकॉप्टर में कई मोड भी हैं, रेड और नाइट विजन उपकरण है, हेल फायर मिसाइलें, MK-54 टॉरपीडो रॉकेट लगे हुए हैं, जो दुश्मन के सबमरीन को तबाह करने में सक्षम है। आपको बताते चले दोस्तों, तो इसे उड़ता हुआ फ्रिगेट भी कहा जाता है। MS-60 को उड़ता हुआ फ्रिगेट, उड़ता फ्रिगेट भी, समुद्र में उड़ता फ्रिगेट भी कहा जाता है। MS-60 जो हेलीकॉप्टर है फ्रेंड, आपको बताते चले, तो इसे क्या कहा जाता है, समुद्र में उड़ता फ्रिगेट भी कहा जाता है। ये हेलीकॉप्टर आपको बताते चले, कई मोड वाले रडार, नाइट विजन उपकरण, हेल फायर मिसाइलें और MK-54 टॉरपीडो और रॉकेट इसमें लगे हुए हैं, जो दुश्मन देशों के सबमरीन को दोस्तों तबाह करने में क्या है, सक्षम है। ठीक, आगे बातें करते हैं दोस्तों, जो भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर की लंबी तलाश थी। अब ये बताते चले दोस्तों, जो भारतीय नौसेना है, इसको पहले से ही मतलब
हेलीकॉप्टर की एक लंबी तलाश थी ना, पहले से ही भारत ये सोच रहा था कि मतलब हमारे पास हेलीकॉप्टर हो नौसेना को, नेवी के लिए। ठीक, भारत के पास इस समय 140 पोत हैं। आपको बता दें दोस्तों, इस टाइम जो भारत है, भारत के पास कितने 140 पोत हैं। उसमें बात करें तो दोस्तों नेवल अटैक हेलीकॉप्टर की भारत में क्या थी, काफ़ी कमी थी। जो नेवल अटैक हेलीकॉप्टर है दोस्तों, उसकी भारत में क्या थी, कमी थी। दुनिया भर में कम करीब 300 MS-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। पूरी दुनिया भर में अगर बात करें दोस्तों, तो 300 MS-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर यूज किए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर की मारक क्षमता की बात करें, ये जो हेलीकॉप्टर हम लोगों ने भारत से अमेरिका से लिए है दोस्तों, तो ये 834 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। कितनी है दोस्तों, 834 किलोमीटर। तो ये भी आपको लर्न होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए। और इसकी जो वजन है दोस्तों, तो ये 689 यानी 689 दोस्तों क्या है, किलोग्राम केजी की है। सॉरी फ्रेंड, आगे चलते हैं, बात करते हैं चीनी पनडुब्बी का काल बनेगा ये MS-60। ऐसा बताया जा रहा है कि दोस्तों जो चीनी पनडुब्बियां हैं, जो इस टाइम मतलब कि घुसपैठ कर रही हैं हिंद महासागर में, हिंद महासागर के रीजन में दोस्तों, उनके लिए ये काल की तरह है एक तरह से। ठीक है, उनको उनका डट कर सामना करने के लिए परफेक्ट है। ठीक है, सक्षम है दोस्तों, ये ऐसा बताया जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, तो भारतीय जो नौसेना की ताकत को ये और बढ़ाएगा, यानी जो MS-60 है, भारतीय नौसेना की ताकत को और भी इम्प्रूव करेगा, और जो दुश्मन है उनको शिकार बहुत ही आसानी से करने में हेल्पफुल होगा। आगे बातें करें दोस्तों, नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है दोस्तों, बर्मिंघम में दोस्तों 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट हो गया है बुधवार से, यानी कल 28 जुलाई से स्टार्ट हो गया है बर्मिंघम में दोस्तों 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक, इसकी बातें हम कुछ चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड। तो बात क्या है दोस्तों, तो 22वां जो इस बार कौन सा मतलब 22nd ये कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट किया गया है बर्मिंघम में। ठीक है फ्रेंड, ओपनिंग की बात करें तो दोस्तों सेरेमनी रात 11:30 बजे से शुरू होगी। इसकी जो ओपनिंग होगी वो रात 11:30 बजे से शुरू होगी। गेम्स में 72 देशों के 5000 से ज़्यादा खिलाड़ी हैं इस बार, मतलब दोस्तों 72 देशों जो गेम्स में 72 देश ने मतलब कि क्या किया दोस्तों, हिस्सा लिया है, और 5000 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया है, जिसमें 20 खेल शामिल हैं और 280 इवेंट्स होंगे, यानी 20 खेलों के 280 इवेंट्स होंगे। भारत 213 सदस्यीय दल हिस्सा लेगा इसमें। भारत के जो दल होगी दोस्तों, टीम होगी, वो 213 सदस्य होंगे। ठीक है, मेंबर्स होंगे। इसमें 110 पुरुष और 103 महिला खिलाड़ी हैं। भारत की ओर से 110 पुरुष खिलाड़ी और 103 महिला खिलाड़ी हैं, आपको बता दें दोस्तों। ठीक, इन गेम्स के जरिए भारतीय खिलाड़ी 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए तैयारी शुरू कर देंगे। आपको बताते चले दोस्तों, ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, तो 2024 में जो पेरिस में होगी ओलंपिक गेम, उसके लिए भी ये एक तरह से प्रिपरेशन के रूप में काम करेगा। आपको बताते चले फ्रेंड कि जो कॉमनवेल्थ गेम है, एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल है। ठीक है, ये राष्ट्रमंडल खेल है। राष्ट्रमंडल देशों के एथलीट भी शामिल होते हैं, जिसमें राष्ट्रमंडल देश के एथलीट इसमें शामिल होते हैं। जो राष्ट्रमंडल देश है दोस्तों, उसके एथलीट इसमें शामिल होते हैं। इसका आयोजन पहली बार 1930 में हुआ था। हर 4 साल पर ये होता है। आपको बताते चले, खेलों को 1930 से 1950 तक ब्रिटिश अंपायर गेम्स के नाम 1900 मतलब के नाम से जाना जाता था फ्रेंड। ठीक है, यानी 1930 से 1950 तक ब्रिटिश अंपायर गेम्स के नाम से जाना जाता था। 1949 से 1966 के बीच में ब्रिटिश अंपायर एंड कॉमनवेल्थ के नाम से कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना गया फ्रेंड। और नेक्स्ट बातें करें तो 1970 से 1974 के बीच में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स से नाम से जाना जाता था। आपको बता दें फ्रेंड कि जो विकलांग है एथलीट, उनकी राष्ट्रीय टीमों में पूर्ण सदस्य के रूप में पहली बार मान्यता देने के कारण राष्ट्रमंडल खेलों को पहली पूर्ण रूप से समावेशी अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल प्रतियोगिता भी माना जाता है। हम बता दें फ्रेंड कि जो विकलांग एथलीट हैं, उनको मतलब कि पहली बार नेशनल टीम में दोस्तों पूर्ण सदस्यता के रूप में कॉमनवेल्थ गेमों में ही जगह मिली थी। ठीक है फ्रेंड, जो विकलांग लोग हैं उनको भी मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स खिलाया जाता था राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों, वो कॉमनवेल्थ गेम से ही स्टार्ट हुआ था। जो कि आज जो विकलांग है उनके लिए पैरा ओलंपिक गेम्स होते हैं, विकलांगों के लिए क्रिकेट के भी वर्ल्ड कप होते हैं, तो विकलांगों को प्रोत्साहन मिला है। ठीक है दोस्तों, यहीं से मतलब गेम्स में जो विकलांग होते थे दोस्तों, जो उन्हें हम दिव्यांग कहते हैं अपने इंडिया में दोस्तों, तो उनके लिए मतलब कि गेम्स में ये पर्टिकुलर कॉमनवेल्थ गेम से ही स्टार्टअप मिली है। ठीक, हम आगे बात करें तो दोस्तों, जो महिला और पुरुषों का पदकों की घटनाओं का समान संख्या को शामिल करता है। यानी अगर बात करें दुनिया का जो पहला बहुल खेल कार्यक्रम है, ये महिलाओं और पुरुषों के पदक की घटनाओं के समान संख्या में शामिल करता है। यानी राष्ट्रमंडल खेलों में जो महिलाओं के लिए जो पदक होती है जितना, उतना ही पुरुषों के लिए भी पदक, यानी हिस्सेदारी दोनों की बराबर होती है। हाल ही में आपको बता दें दोस्तों, 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में ये लागू किया गया था। राष्ट्रमंडल खेल के अगर ध्येय की बात करें तो इसकी जो ध्येय है दोस्तों, मानवता, समानता और नियति। ठीक है फ्रेंड, राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ मोहर 2001 में इसे मतलब लिया गया था, ये जो लोगो है। ठीक, बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो लंदन, ठीक है, लंदन में संयुक्त राज्य किंगडम यानी यूके, लंदन यूके में है। ठीक, राष्ट्रमंडल सचिवालय की बात करें तो माइकल फैनल OJCD। ठीक है फ्रेंड, वेबसाइट की राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ की एक वेबसाइट भी है। ठीक है, अगर हम बातें करें तो एस्ली कूपर
वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सद्भावना को प्रोत्साहन देने के लिए पूरे ब्रिटिश राज के अंदर अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए अखिल ब्रितानी खेल कार्यक्रम की आयोजन किया था। ठीक है, विचार प्रस्तुत किया था। 1928 में कनाडा के प्रमुख एथलीट बॉबी रॉबिन्स ने प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन का भार सौंपा गया। ठीक है, इन्हीं को भार, ये प्रथम मतलब राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन का भार सौंपा गया था दोस्तों। 1930 में हैमिल्टन शहर में ओंटारियो कनाडा में आयोजित किया गया था राष्ट्रमंडल खेल। इसमें 11 देशों में के 400 खिलाड़ी शामिल हुए थे। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं तो राष्ट्रमंडल खेलों की बात। तो ये हर 4 वर्षों बाद राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका आयोजन नहीं किया गया था फ्रेंड। इन खेलों के अनेक नाम हैं, जैसे कि ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, फ्रेंडली गेम्स और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था फ्रेंड। आगे चले तो दोस्तों, तो मूल रूप से इन खेलों को केवल एकल स्पर्धात्मक खेल होते हैं। इसमें एकल केवल यानी सिंगल सिंगल मतलब स्पर्धात्मक खेल होते हैं दोस्तों। ठीक है, 1998 में कुआलालंपुर में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में एक बड़ा बदलाव देखा गया था। इसमें क्रिकेट, हॉकी और नेटबॉल जैसे खेलों के दलों को पहली बार अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। ठीक है, क्रिकेट, हॉकी और नेटबॉल जैसे खेल भी मतलब अपनी उपस्थिति दर्ज किए थे पहली बार। कब? कुआलालंपुर में जब राष्ट्रमंडल खेल 1998 में आयोजित किया गया था तब। आपको बताते चले दोस्तों, वर्ष 2001 में इन खेलों के द्वारा मानवता, समता और नीति की 3 मान्यताओं को अपनाया गया था। यानी 2001 में जो ध्येय था, यानी जो मैंने बताया आपको, मानवता, समानता और नीति, इनको अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये इसकी मूल मान्यताएं हैं राष्ट्रमंडल खेल की। ठीक, आगे बातें करें तो 21वें राष्ट्रमंडल खेल के बारे में। जो इससे पहले राष्ट्रमंडल खेल हुआ था दोस्तों, तो ये ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट सिटी में हुआ था। 4 अप्रैल 2018 से 15 अप्रैल 2018 के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों। ठीक, इसका जो उद्घाटन था गोल्ड कोस्ट सिटी के करारा स्टेडियम में 4 अप्रैल 2018 को बहुत ही आकर्षक और आतिशबाजी के साथ किया गया था। ऑस्ट्रेलिया 21वें राष्ट्रमंडल खेल के आयोजन को शामिल करते हुए 5वीं बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किया था। यानी ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों, ये 5वीं बार 2018 में जब इन्होंने मतलब कि 5th टाइम मतलब कि आयोजन किया था। ठीक है, बता दें दोस्तों, तो 2022 का राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर के 27 जुलाई को से होंगे। ठीक है, 27 जुलाई को 2022 का राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम में स्टार्ट किया जाएगा। आपको बताते चले जो राष्ट्रमंडल खेल से कुछ फैक्ट बातें हैं दोस्तों, उससे कुछ क्वेश्चन। तो भारत ने 1934 में दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स में डेब्यू किया था। ठीक है, यानी 1934 में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम में डेब्यू किया था, जो टूर्नामेंट का दूसरा सीजन था। ठीक है, दूसरे सीजन यानी टूर्नामेंट के दूसरे सीजन में भारत ने इसमें मतलब भाग लिया था। उस वक्त इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। उस वक्त इसे क्या कहा जाता था दोस्तों? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। आपको बात बताते चले दोस्तों, तो भारत CWG डेब्यू सीजन एक ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल मिलाकर 12वें स्थान पर था। भारत ने यानी जब CWG की मतलब डेब्यू किया था दोस्तों, तो उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीतकर 12वें स्थान पर था। भारत का पहला कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल पहलवान रशीद अनवर ने 1934 में दिलाया था। ठीक है दोस्तों, पहला ब्रॉन्ज मेडल पाया था भारत ने, रशीद अनवर ने 1934 में ही दिलाया था। आपको बता दें दोस्तों, सॉरी फ्रेंड। तो 1934 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय दल में सिर्फ 6 एथलीट ही शामिल थे। आपको बताते चले दोस्तों, 1934 में जब भारत कॉमनवेल्थ गेम में भाग लिया था दोस्तों, तो उस टाइम 6 ही एथलीट शामिल थे। भारत ने 1934 में कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत के दौरान केवल एथलेटिक्स और कुश्ती में भाग लिया था। एथलेटिक्स और कुश्ती में ही केवल भाग लिया था। ये 2 ही खेल प्रतियोगिताओं में भारत ने केवल पार्टिसिपेट किया था फ्रेंड। ठीक, भारत ने अपना पहला कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड 1958 में जीता था। ठीक है फ्रेंड, भारत जो है अपना 1958 पहला गोल्ड जीता था। मिल्खा सिंह ने 440 यार्ड रेस में चैंपियन बने थे। जो मिल्खा सिंह जी हैं ना, मिल्खा सिंह जी को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, उसके बारे में आप टाइप करिए। आप जितना मिल्खा सिंह के बारे में जानते हैं दोस्तों, वो आप टाइप जरूर कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आपको बताते चले 1958 में मिल्खा सिंह जी ने 440 यार्ड रेस में चैंपियन बने थे। ठीक है, भारत 2000 और गोल्ड मेडल जीता था उस टाइम कॉमनवेल्थ गेम में, पहला गोल्ड मेडल। ठीक, मिल्खा सिंह ने दिलवाया था, मिल्खा सिंह जी ने। भारत को 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में अपने दूसरे एथलेटिक्स गोल्ड मेडल के लिए 2010 तक इंतजार करना पड़ा। आपको बता दें दोस्तों, दूसरा गोल्ड जीतने के लिए भारत को 2010 तक इंतजार करना पड़ा था। महिला डिस्कस थ्रोअर जो कृष्णा पुनिया है, 2010 में दिल्ली में लंबे इंतजार का खत्म किया। ठीक है, दिल्ली में मतलब उन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता था। आपको बताते चले अमी घिया जो है और कमल ठाकर सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाली पहले भारतीय महिला बनी थी। जो अमी घिया और कमल ठाकर सिंह कॉमनवेल्थ गेम में पहली मेडल जीतने वाली पहली ये भारतीय महिला थी। ठीक है फ्रेंड, ये जो नाम आपको याद होने चाहिए। जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ आप अच्छे से नोट डाउन भी करते चले। 1978 में बैडमिंटन महिला युगल में ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन दोनों ने। ठीक फ्रेंड, यानी बैडमिंटन युगल महिला में मतलब बैडमिंटन महिला युगल में मतलब दोस्तों इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 1978 में, अमी घिया और कमल ठाकर सिंह जी ने। अब आपको बताते चले दोस्तों, रूपा उन्नीकृष्णन और कुआलालंपुर में दोस्तों, जो रूपा उन्नीकृष्णन जी हैं कुआलालंपुर में दोस्तों, CWG 1958 महिला की 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। यानी पहली गोल्ड मेडल की बात करें तो दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम में, तो रूपा उन्नीकृष्णन जी ने कुआलालंपुर में जो 1998 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें जीती थी गोल्ड मेडल। ठीक है, रूपा उन्नीकृष्णन जी, इनका नाम याद रख लीजिएगा।
ठीक है दोस्तों। 10वीं फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स सिर्फ 2 बार कोई मेडल नहीं जीत सका है, यानी जो भारत की ओर से दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स में कोई 2 बार मेडल नहीं जीत सका है आज तक अभी तक दोस्तों। ठीक है, 1938 और 1954 में उसका खाता नहीं खुला था। ठीक है, 1938 और 1954 के जो कॉमनवेल्थ गेम था भारत का, उसमें खाता भी नहीं खुला था। ठीक है फ्रेंड, 0-0 एक भी मतलब मेडल नहीं जीता था। ठीक, अब बताते चले कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक 17 सीजन में भारत प्रतिनिधित्व रहा है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स में दोस्तों बात करें तो भारत 70 टाइम्स ये प्रतिनिधित्व कर चुका है कॉमनवेल्थ गेम्स का। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स के 4 संस्करणों में 1930, 1950, 1962 और 1986 में हिस्सा नहीं लिया है। बताते चले दोस्तों, 1930, 1950, 1962 और 1986 में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा नहीं लिया था इन 4 संस्करणों में। ठीक, भारत अब तक अपने कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में 503 मेडल जीता है। अभी तक भारत कितने मेडल जीता है दोस्तों? 503 मेडल जीत चुका है। आपको बताते चले भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडल इतिहास में चौथे स्थान पर है। हम आपको बताते चले दोस्तों कि जो ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे, इंग्लैंड और कनाडा, इनके बाद भारत चौथे स्थान पर है पूरे मतलब ओवरऑल मेडल जीतने में कॉमनवेल्थ गेम में। भारत पहली बार 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी। पहली बार भारत ने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स की क्या की थी दोस्तों? मेजबानी की थी। दिल्ली ने हैमिल्टन कनाडा की बात करें तो दोस्तों वह शहर जिसने 1930 में पहले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी। ठीक है, 2010 संस्करण के लिए मेजबानी का अधिकार हासिल करने के लिए 46 से 22 मतों के अंतर से हराया था। ठीक, 2010 के 10 यानी दिल्ली ने दोस्तों, बता दें दोस्तों, जो हैमिल्टन कनाडा शहर है, इस मतलब कि जो जब 2010 में मतलब कि मेजबानी की बात की गई थी कि मतलब किस देश में मेजबानी की जाएगी, तो दिल्ली और हैमिल्टन कनाडा ये दो देश के बीच में मतलब कि टक्कर की लड़ाई थी कि कौन मेजबानी करेगा। उसमें से दिल्ली ने जीत हासिल की थी और 46 मत पाए थे और 22 मत कनाडा हैमिल्टन को मिला था। ठीक है फ्रेंड, और इसके साथ भारत पहली बार मेजबानी करने वाला देश बना था कॉमनवेल्थ गेम्स का। 2010 का दिल्ली खेल कॉमनवेल्थ गेम्स इतिहास में कुल 101 मेडल के साथ भारत सबसे सफल अभियान था। ठीक है दोस्तों, 2010 का जो दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स है दोस्तों, उसमें भारत ने कुल 101 मेडल जीते थे। ठीक है, और ये सबसे सफल अभियान भी था भारत के लिए। आपको बताते चले 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम था दोस्तों, इसमें कुल मिलाकर 38 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहा था। जो भारत है दोस्तों, इसमें 38 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे स्थान पर था भारत। ठीक, ये अब तक का भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी रहा है। पुणे शहर 2018 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी की थी। पुणे ने 2008 में अगर बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी की थी। 2 साल बाद भारत ने दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी। भारत ने किंगस्टन जमैका वर्ष 1966 में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स को एक सीजन में 10 मेडल जीते थे। ठीक है फ्रेंड, पहली बार भारत ने किंगस्टन के जमैका में जो 1966 में खेला गया था कॉमनवेल्थ गेम्स दोस्तों, उसमें पहली बार भारत ने 10 मेडल जीते थे। महाभारत के जो अभिनेता प्रवीण कुमार जी हैं, ठीक है दोस्तों, महाभारत के अभिनेता प्रवीण कुमार जी 1966 कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों की हैमर थ्रो में भारत को सिल्वर मेडल जिताने वाले व्यक्ति बने थे दोस्तों। आपको बताते चले दोस्तों, हाँ, तो भारत ने 2002 में मैनचेस्टर में खेलों में शुरू होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के प्रत्येक संस्करण में 50 से अधिक मेडल जीते थे। जब 2002 में मैनचेस्टर में खेलों में शुरू हुई थी दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम, तो उसके प्रत्येक संस्करण में 50 से अधिक मेडल जीते थे। ठीक है, भारत 2002 के संस्करण से हमेशा टॉप 5 में अपने सफर का अंत किया है, यानी 2002 के बाद से भारत 50 मेडल से अधिक मेडल जीतते रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स में दोस्तों, और टॉप 5 के अंदर ही रहा है। ठीक, भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स की निशानेबाजी में 63 गोल्ड मेडल सहित कुल 135 मेडल जीते हैं। बात करें सबसे ज़्यादा भारत गोल्ड मेडल 63 गोल्ड मेडल निशानेबाजी में जीते हैं, और उसी में सबसे ज़्यादा मेडल 135 मेडल जीते हैं भारत के निशानेबाजों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में। ये किसी भी गेम में सबसे अधिक भारत की ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी है। कॉमनवेल्थ गेम्स की तैराकी में भारत एकमात्र मेडल पैरा तैराक प्रशांत करमाकर ने 2010 में नई दिल्ली के खेलों में हासिल किया था। 2010 में जब दिल्ली में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स दोस्तों, तो उसमें स्विमिंग में प्रशांत जो करमाकर थे, उन्होंने दोस्तों क्या एकमात्र मतलब कि दोस्तों मेडल जीता था। ठीक, पैरा तैराकी में। बताते चलें दोस्तों, रंजीत कुमार जी जो हैं वो 2006 के मेलबर्न खेलों के दौरान डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ठीक है, और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले पहले पैरा एथलीट भी बने थे। रंजीत कुमार जो 2006 में पहले ऐसे पैरा एथलीट थे जो कोई भी मेडल जीते थे, और वो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के सबसे कम उम्र के गोल्ड मेडल विजेता शूटर अवनीश भानवाला जी हैं। ठीक है फ्रेंड, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की सबसे कम उम्र में बता दें दोस्तों मतलब कि मेडल जीतने वाले गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्ति कौन है दोस्तों, तो शूटर अवनीश भानवाला जी हैं। ठीक, 2018 में 25 मीटर रैपिड पिस्टल में, और वेद प्रकाश 1970 में कुश्ती में। ठीक है फ्रेंड, शूटर जसपाल राणा और कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे सफल भारतीय एथलीट हैं जिनके नाम अब तक 15 मेडल हैं। जो शूटर जसपाल राणा जी हैं, उनके नाम अब तक अगर पर्सनली अगर मेडल की बात करें मतलब कि दोस्तों टोटल कॉमनवेल्थ गेम्स से, तो 15 अकेले ही इनके नाम है शूटर जसपाल राणा जी के पास है। शूटर तेजस्विनी सावंत कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे सफल भारतीय महिला भी हैं, यानी अगर पर्सनली अगर महिला की बात करें तो दोस्तों जो हैं वो हैं शूटर तेजस्विनी सावंत। उन्होंने कुल मिलाकर अभी तक 7 मेडल जीते हैं। आगे बात करें लास्ट फैक्ट दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स भारत का सबसे बड़ा दल 2010 में शामिल हुआ था, जिसमें 495 एथलीट अपने घरेलू दर्शकों के सामने जोरदार प्रदर्शन किए भी थे। ठीक है, भारत ने 495 एथलीटों को अपने घर मतलब दोस्तों 2010 में मतलब कि
शिरकत कराया था। ठीक, 495। अब बात कर ले दोस्तों इस बार मैंने गोल्ड मतलब मेडल की संभावनाएं किन किन से है, जिन खिलाड़ियों से, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले नंबर पे है पीवी सिंधु जी। ठीक है, इनके बारे में, ये वुमेन सिंगल बैडमिंटन खेलेंगी। ठीक है फ्रेंड, और हैदराबाद की ये रहने वाली हैं, आपको बता दूं हैदराबाद की ये रहने वाली है फ्रेंड। इनके माता पी विजया और पिता पीवी रमन वॉलीबॉल खिलाड़ी भी रहे हैं। ठीक है, ये 27 साल की इनकी एज है, पीवी सिंधु जी की 27 साल की एज है। आपको बताते चले दोस्तों, ये 8 साल की उम्र से ही रॉकेट था, मतलब बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया था। इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये क्रॉस कोर्स स्मैश डिफेंस मजबूत हुआ है इनका। इनका जो क्रॉस कोर्स है और इस जो स्मैश डिफेंस है इसका स्ट्रांग हुआ है। इनके मेडल की बात करें तो दोस्तों, तो 2 गोल्ड मेडल अब तक ये जीत चुकी हैं, 2 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं दोस्तों। अगर गोल्ड मेडल की बात करें तो 2 सिल्वर मेडल अभी तक इनके 5 हैं दोस्तों, और 7 इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अभी तक जीते हैं। ठीक है फ्रेंड, 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अगर इनकी बात करें वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में इनके पास 2019 में जो वेसल में खेला गया था उसमें गोल्ड था इनके पास दोस्तों। ग्लासगो 2017 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था फ्रेंड। अगर बात करें नानजिंग में दोस्तों 2018 में सिल्वर मेडल जीता था, और कोपनहेगन में 2014 में ब्रांज, और गुआंगझू में दोस्तों 2013 में ब्रांज मेडल जीता था। ठीक, अगर ओलंपिक गेम्स की बात करें तो रियो ओलंपिक में 2016 में दोस्तों इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। टोक्यो ओलंपिक जो फिलहाल में हुआ है 2020 में दोस्तों, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उबेर कप की बात करें दोस्तों, तो उबेर कप जो नई दिल्ली में खेला गया था दोस्तों 2014 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कुंसानी में जो खेला गया था 2016 में ब्रॉन्ज मेडल उसमें भी जीता था। एशियन गेम्स की बात करें तो दोस्तों एशियन गेम्स जो जकार्ता 2018 में हुआ था दोस्तों, उसमें इन्होंने सिल्वर जीता था। इंचान में जो हुआ था दोस्तों 2014 में, उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। गोल्ड कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें दोस्तों, तो कॉमनवेल्थ गेम्स है उसमें इनका परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो गोल्ड कोस्ट में जो हुआ था दोस्तों उसमें उन्होंने गोल्ड जीता था। क्या जीता था? गोल्ड जीता था। और ठीक है फ्रेंड, फिर जो 2018 में हुआ था, फिर गोल्ड कोस्ट में 2018 में ही दोस्तों उन्होंने फिर सिल्वर भी जीता था। ठीक है, सिल्वर और गोल्ड दोनों जीता था। अगर बात करें ग्लासगो में जो हुआ था दोस्तों 2014 में, उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। क्या जीता था? ग्लासगो 2014 में जो हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स दोस्तों, उसमें ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। बात करें दोस्तों तो अगले हमारे नाम है लक्ष्य सेन जी। ये बैडमिंटन खेलते हैं, मैन सिंगल्स में है दोस्तों। ये अल्मोड़ा के लक्ष्य महज 20 साल के हैं। ये मतलब कि इनकी एज क्या है दोस्तों? महज 20 साल है। इनके पिता डीके सेन कोच भी हैं, जबकि भाई चिराग सेन इंटरनेशनल शटलर भी हैं। ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो रैली जारी रखने की क्षमता है, और मानसिक मजबूती, रणनीतिक रूप से ये दक्ष भी हैं, स्ट्रॉन्ग भी हैं। आपको बताते चले इनके नाम अभी तक 2 गोल्ड मेडल हैं, 1 सिल्वर मेडल और 1 दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक, बात करें दोस्तों वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो हुआलुआ में हुआ था दोस्तों 2021 में, ये ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। 2021 में जो हुआलुआ में हुआ था वहाँ पर। अब बैंकॉक में जो दोस्तों थॉमस का हुआ था 2022 का, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ब्यूनस आयर्स 2018 यानी यूथ ओलंपिक जो हुआ था दोस्तों ब्यूनस आयर्स में 2018 में, वहां पर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2018 में। फिर ब्यूनस आयर्स 2018 में उन्होंने सिल्वर भी जीता था। ठीक, बातें करें दोस्तों विनेश फोगट से भी मतलब कि दोस्तों मेडल की उम्मीद है दोस्तों। तो रेसलिंग ये करती हैं, रेसलिंग की खिलाड़ी हैं ये। 53 केजी रेसलिंग की, 53 केजी रेसलिंग की खिलाड़ी हैं। ये भिवानी की रहने वाली हैं, ये अल्मोड़ा के रहने वाले हैं लक्ष्य सेन जी, और ये भिवानी हरियाणा की रहने वाली विनेश फोगट। ठीक है दोस्तों, दंगल मूवी इन सब उनके ऊपर बन गई है, आप देखे भी होंगे दोस्तों। ठीक है, तो एशियन गेम्स में पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला भी है। यानी एशियन गेम्स में बात करें तो एशियन गेम्स में पहली गोल्ड मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला पहलवान भी है। ठीक है दोस्तों, इनके पिता राज्यपाल फोगट सहित घर के कई सदस्य रेसलिंग करते हैं। इनके जो मतलब कि पिता राज्यपाल फोगट जी हैं वो भी रेसलिंग करते हैं। इनके स्ट्रेंथ की बात करें तो दोस्तों डिफेंस शानदार है, और पलटवार करने में ये माहिर भी हैं। आपको बता दें इनके नाम अभी तक 3 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 भी ब्रॉन्ज नहीं है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये नूर सुल्तान 2019 में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी दोस्तों। एशियन गेम्स की बात करें तो 2018 में जकार्ता में जो हुआ था गोल्ड मेडल जीती थी, और जो 2014 में इंचान में हुआ था दोस्तों वहाँ पर वो ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। और कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें दोस्तों, तो जो ग्लासगो में खेला गया था 2014 में, वहाँ पर वो गोल्ड मेडल, और कोस्ट में जो खेला गया था गोल्ड कोस्ट में दोस्तों 2018 में, वहाँ पर वो गोल्ड मेडल जीती थी। यानी कॉमनवेल्थ गेम 2014 और 2018 में ये गोल्ड मेडल विनर रह चुकी हैं। यहाँ पर भी इनसे गोल्ड की उम्मीद है। और निखत जरीन की बात करें बॉक्सिंग में 51 केजी की। ठीक है दोस्तों, तो निजामाबाद की रहने वाली निखत जरीन जी हैं। ठीक है फ्रेंड, और इनके पिता जो है मोहम्मद जमील जी हैं। ये फुटबॉलर रह चुके हैं। ठीक है, ये वे क्रिकेट भी खेलते थे उनके पिता। ठीक, बता दें 26 साल की निखत ग्रेजुएट बीए भी हैं। ठीक है, ये ग्रेजुएशन इनका बीए तक हुआ है। अब आपके इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो दोस्तों स्किलफुल मुक्केबाज हैं, और अटैकिंग खेलना ये बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हैं। ठीक, स्ट्रेंथ भी अच्छी है इनकी। हम बता दें दोस्तों इनके हाथ में अभी तक 1 गोल्ड मेडल ही आया, और 1 ब्रॉन्ज मेडल, 1 भी सिल्वर मेडल ये जीती नहीं है। बता दें दोस्तों वर्ल्ड चैंपियनशिप में इनका परफॉर्मेंस जो इस्तांबुल 2022 में खेला गया, तो गोल्ड मेडल वहाँ पर इन्होंने जीता था, और एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने
इन्होंने बैंकॉक 2019 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है फ्रेंड, एशियन चैंपियनशिप बैंकॉक में जो खेला गया। नेक्स्ट हमारे पर्सन है दोस्तों, स्पोर्ट्समैन है दोस्तों अमित पंघाल जी। ठीक है दोस्तों, अमित पंघाल जी से भी उम्मीद है दोस्तों एक मेडल की। तो ये बॉक्सिंग 52 kg के लिए इनको चयनित किया गया, सिलेक्टेड किया गया। ये रोहतक हरियाणा के रहने वाले दोस्तों, ये एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। इनके पिता विजेंद्र सिंह पेशे से एक किसान है और बड़े भाई इनके क्या है, आर्मी में है। इनका जो रणनीति स्ट्रेंथ है दोस्तों बता दें तो रणनीतिक रूप से ये मजबूत भी है। पहले अटैकिंग और बाद में डिफेंस खेलते हैं। ये पहले अटैकिंग और बाद में क्या खेलते हैं, डिफेंस खेलते हैं। इनकी बातें करें तो ये एक गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल इनके अभी तक जीवन में, कैरियर में मिल चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो एकतारिनबर्ग में जो हुआ था 2019 में, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और एशियन गेम जकार्ता 2018 में गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने फ्रेंड। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड कोस्ट में जो हुआ था 2018 में, सिल्वर मेडल इन्होंने अपने नाम किया था। आपको बताते चलिए नेक्स्ट पर्सनालिटी हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट विनर हो सकते हैं दोस्तों, हमारे हैं बजरंग पुनिया जी, रेसलिंग में और रेसलिंग फ्री स्टाइल। ठीक है दोस्तों, रेसलिंग फ्री स्टाइल 65 kg। ठीक, इनकी एज क्या है दोस्तों, 28 है। ठीक है फ्रेंड, बजरंग लंदन ओलंपिक के जो ब्रांड मेडलिस्ट थे, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मशहूर पहलवान योगेश्वर दत्त के क्या है, चेले हैं, शिष्य हैं। यानी इनके गुरु का नाम क्या है, योगेश्वर दत्त। योगेश्वर दत्त जी ने ओलंपिक में, मतलब कि लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। और योगेश्वर दत्त आप जानते भी हैं दोस्तों, मशहूर पहलवान भी इंडिया के हैं। ये उनके क्या है, चेले यानी शिष्य हैं। स्ट्रेंथ की बात करें तो दोस्तों, तो इनकी स्टेमिना दूसरे रेसलर से क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। और ये एग्रेसिव रेसलिंग खेलना पसंद करते हैं। सॉरी फ्रेंड, चलते हैं आगे, बात करते हैं। तो जो मतलब कि इनके नाम जो मेडल है दोस्तों, तो 2 गोल्ड मेडल इनके नाम है और 3 सिल्वर मेडल और 3 इनके नाम ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं ओलंपिक्स गेम्स में 2020 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल, जो टोक्यो में 2020 में ओलंपिक्स गेम हुआ उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स जो गोल्ड कोस्ट में हुआ था 2018 में, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ग्लासगो में 2014 में जो हुआ था दोस्तों, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। अब बात करें तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो बुडापेस्ट में जो 2018 में हुआ था, सिल्वर मेडल वहाँ उन्होंने जीता था। और बुडापेस्ट 2013 में दोस्तों इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नूर सुल्तान 2019 का ये ट्रॉफी जीत चुके हैं, वहाँ पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। बात करें एशियन गेम्स में की बात करें तो दोस्तों जकार्ता 2018 में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। इंचान 2014 में सिल्वर मेडल जीता था। नेक्स्ट बात करें मीराबाई चानू, है ना दोस्तों, वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू की बात करें तो 49 kg में इनका सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। पिता इनके जो है PWD में नौकरी करते हैं दोस्तों। और बता दें लीमा, जो इनकी माँ है लीमा, वो दुकान चलाती हैं अभी भी। ठीक है, इम्फाल की ये रहने वाली पर्टिकुलर है दोस्तों। ठीक है, बचपन में ये लकड़ी की जो गट्ठरें होती थी, उसमें मुक्केबाजी का ये प्रैक्टिस करती थी। इनकी स्ट्रेंथ की बात करें दोस्तों, तो क्लीन एंड जर्क मजबूत पक्ष है इनका। और कॉन्फिडेंस की बात करें तो दोस्तों मेंटल रूप से ये स्ट्रॉन्ग भी है। इनके नाम अब तक 2 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल हैं। ठीक है फ्रेंड, 2 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल। बात करें तो फिलहाल में जो अभी टोक्यो ओलंपिक्स 2020 हुआ है दोस्तों, उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल देश के नाम किया है। ठीक है फ्रेंड, वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो एनिमल्स 2017 में किया गया था, एनिमल्स 2017 में हुआ था, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो गोल्ड कोस्ट में जो 2018 में हुआ था, वहाँ पर इन्होंने गोल्ड जीता था। ग्लासगो में 2014 में इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं दोस्तों। तो मणिका बत्रा टेबल टेनिस में, ठीक है, वुमेन सिंगल्स से ये खेलेंगी दोस्तों। इनसे भी एक मेडल की उम्मीद है दोस्तों। ये दिल्ली की रहने वाली हैं मणिका बत्रा। ये इनके 3 भाई बहनों में से ये सबसे स्मॉल है ना, छोटी हैं। ये 27 साल, इनकी 7 ईयर्स की है, ओल्ड है। ठीक है फ्रेंड, ये 27 ईयर्स की हैं। बात करें दोस्तों तो इन्होंने बचपन से ही, मतलब 4 साल की उम्र से ही दोस्तों टेबल टेनिस खेलना शुरू किया था। इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये एग्रेसिव गेम खेलती हैं दोस्तों। और हाइट के कारण टेबल में रीच अच्छी भी है इनकी। ठीक है, जिससे पूरा टेबल कवर ये कर पाती हैं। ठीक, इनके नाम अभी तक 2 गोल्ड मेडल है फ्रेंड। और सिल्वर मेडल की बात करें तो दोस्तों, तो सिल्वर मेडल इनके 1 है। और ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो 2 इनके पास ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। एशियन गेम्स जकार्ता 2018 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, गोल्ड ना। ठीक है फ्रेंड, और कॉमनवेल्थ गेम्स जो गोल्ड कोस्ट 2018 में खेला गया था, वहाँ पर गोल्ड जीता था। ठीक, गोल्ड कोस्ट 2018 में फिर इन्होंने गोल्ड ही जीता था। ठीक है दोस्तों, ये 2 बार टाइप हुआ है। फिर गोल्ड कोस्ट में 2018 में सिल्वर मेडल भी वहाँ जीता था इन्होंने। और गोल्ड कोस्ट जो 2018 वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। ठीक फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। ओके, बाय।